जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीएल हेम ऑपरेटर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि हमारे टोटल 100 क्वेश्चन थे, जिसमें से हम 2 क्लास पूरी कर चुके हैं। आगे भी आपको 2 क्लास देखने को मिलेगी। इसमें आपके मोटर वाहन अधिनियम से जो 100 क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन है, वह कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आपने पिछली वाली क्लासेस नहीं देखी है, आप अगर एनसीएल हेम ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हो, तो आपको यहाँ से कम 7 से 8 क्वेश्चन, या यूं कह सकते हैं कि 8 से 10 क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो आप पूरी क्लासेस को एक बार जरूर वॉच कर लीजिएगा। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स आदि भी बना सकते हो। साथ में मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, या किसी भी कारण से आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर देना। साथ ही साथ यह क्लास आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर अपनी राय दीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में आपको ड्राइवर का एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसको भी आप सॉल्व कीजिए। मैंने यह पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि वहां पर पेपर जो है सेंड किया गया है, उसको आप डाउनलोड करके वो उसको सॉल्यूशन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हमने 41 क्वेश्चन पहले देख लिए थे। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा 42 नंबर का। इसमें पूछा है कि किस धारा के अंतर्गत पंजीकरण के निलंबन का प्रावधान है। जो रजिस्ट्रेशन होता है, इसको निरस्त कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं किस धारा के अंतर्गत। तो यह है आपकी धारा 53। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। हम डायरेक्टली आंसर ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ताकि आपको जल्द से जल्द आपके पूरे क्वेश्चन हो सके। आपसे ही मैंने पूछा था, तो कमेंट बॉक्स में ये चीज आपने मुझे बताई थी। अगर किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट करके बता सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि अपील में विवादित राशि है तो दावा न्यायाधिकरण के किसी भी फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं की जाएगी। इसमें राशि पूछी है कि कितनी राशि है। तो देखिए, अगर आपकी राशि 10,000 रुपये है, तो आप विवादित राशि है, मतलब चाहे वो एक्सीडेंटल केस हो या और कोई भी केस हो, मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत आता है कि अगर 10,000 या इससे कम राशि है तो क्या होगा, 10,000 या इससे कम राशि पर आप जो न्यायालय ने फैसला सुनाया है उसके खिलाफ अपील नहीं कर सकते। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10,000 रुपए से भी कम क्या हो जाएगा, 10,000 रुपए से भी कम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। यह क्वेश्चन आपको पिछले एग्जाम में भी देखने को मिले था, शायद 2019 वाला एग्जाम जो था उसकी बात कर रहे हैं हम, 2018-19 वाला, आप वो भी देख लीजिएगा। यह क्वेश्चन है आपका कि भारी माल वाहन का अर्थ है कि कोई भी माल ढोने वाला वाहन जिसका कुल वजन वाहन से अधिक हो। कितने वजन से अधिक हो जिसको हम भारी वाहन कहेंगे। तो देखिए, 12,000 किलोग्राम या इससे अधिक वजन वाला वाहन हो तो उसको हम भारी वाहन की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। तो बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। भारी वाहन क्या कहलाता है, भारी वाहन ऐसा वाहन जिसका कुल वजन 12,000 किलोग्राम या इससे अधिक हो। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 3 में क्या प्रावधान है। तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 3 में प्रावधान है ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता। ड्राइविंग लाइसेंस का प्रावधान है मोटर वाहन अधिनियम की धारा 3 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर रोक किस धारा के अंतर्गत प्रदान की गई है। अगर कोई सिविल न्यायालय है और इसका जो क्षेत्राधिकार है इस पर भी रोक लगाना है, तो यह जो रोक लगाता है यह किस धारा के अंतर्गत आता है। तो आता है धारा 94 या धारा 94 के अंतर्गत आता है। तो धारा 94 किससे संबंधित है, सिविल न्यायालयों के क्षेत्राधिकार पर रोक लगाने से संबंधित है, धारा 94। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान में रखिएगा। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स जरूर बनाते चलिए। अगला क्वेश्चन है आपका, ड्राइविंग लाइसेंस के राज्य रजिस्ट्रेशन पर रखरखाव किस अनुभाग के तहत प्रदान किया जाता है। क्या पूछा इसमें कि ड्राइविंग लाइसेंस के राज्य का जो रजिस्ट्रेशन होता है, इनका रखरखाव जो होता है, यह किस अनुभाग के तहत, किस धारा के तहत किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा धारा 26 के अंतर्गत। तो धारा 26 जो आपकी है यह संबंधित है लाइसेंस के रजिस्ट्रेशन के रखरखाव से संबंधित। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में टार्ट मुक्केबाजी विशेष रूप से मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत बढ़ रही है, क्योंकि इस अधिनियम के तहत अनिवार्य मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है। तो यहाँ पर आपको उसका आंसर बताना है, और इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा कि हिट एंड रन मामले में और कुछ मामलों में बिना किसी गलती के
दायित्व के सिद्धांत को मान्यता दी गई है। यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मोटर वाहन अधिनियम के तहत जारी किया गया लर्नर लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस पूरे समय प्रभावी रहेगा। तो कितने समय यह प्रभावी रहेगा, कहाँ कहाँ रहेगा, क्या राज्य में ही रहेगा या संपूर्ण भारत में सभी समय में प्रभावित रहेगा, या ए और बी दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आ जाएगा संपूर्ण भारत में। कहाँ पे आ जाएगा, संपूर्ण भारत में। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मोटर वाहन की आयु सीमा निर्धारण करने की शक्ति किसके पास है। क्या राज्य सरकार के पास है या केंद्र सरकार के पास है या राज्य द्वारा सशक्त लाइसेंसिंग प्राधिकरण के पास है। तो देखिए, जो मोटर वाहन अधिनियम है इसके तहत मोटर वाहन की आयु सीमा का निर्धारण की शक्ति जो है यह है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। किसके पास है यह शक्ति, तो यह है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, केंद्र सरकार के पास। सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करना किसी धारा के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। तो हमने अभी क्या देखा था, धारा 3 में किसका उल्लेख है, ड्राइविंग लाइसेंस का है। लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस अगर प्रदान करना है तो यह किस धारा के अंतर्गत होगा, तो धारा 9 के अंतर्गत क्या आ जाएगा, इसके अंतर्गत आ जाएगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करना। क्या आ जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करना आ जाएगा आपका धारा 9 के अंतर्गत। तो यहाँ पर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 52। इसमें आपसे पूछा गया है, मोटर वाहन में परिवर्तन किस धारा के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। मतलब आप कोई वाहन है आपका, चाहे वो कोई भी वाहन हो, इसको मॉडिफाई कर रहे हो तो इसके लिए भी आपको मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत जो आरटीओ होता है वहां से परमिशन लेनी होती है। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि यह किस धारा के अंतर्गत आता है। तो यह आता है आपकी धारा 52 के अंतर्गत। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। धारा 52 संबंधित है आपके मोटर वाहन मॉडिफिकेशन के संबंध में। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया है, मोटर वाहन अधिनियम मोटर दुर्घटना के लिए याचिका कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। मतलब मोटर वाहन अधिनियम के तहत अगर मोटर वाहन की दुर्घटना है तो इसके लिए याचिका कहाँ प्रस्तुत की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है, जहाँ दावेदार रहता है या व्यवसाय करता है वहाँ पर। सेकेंड ऑप्शन है, जहाँ अनावेदक रहता है वहाँ पर, मतलब जिसके द्वारा एक्सीडेंट हुआ है, या जहाँ हादसा हुआ है वहाँ पर। तो आप इन जगहों में से किसी भी जगह पर याचिका प्रस्तुत कर सकते हो। तो डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह सभी जगह पर। कहाँ पर, यह सभी जगह पर आप याचिका प्रस्तुत कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत संरचित फार्मूला के आधार पर मुआवजे के भुगतान के विशेष प्रावधान इसमें शामिल है। मतलब मुआवजे के भुगतान के प्रावधान किस धारा के अंतर्गत शामिल है। तो वह धारा 63A क्या आ जाएगा, धारा 163A, धारा 163A आपका बताता है कि आपका जो मुआवजा आदि है इसका प्रावधान इस धारा के अंतर्गत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है, यदि आवेदक के पास न्यूनतम राशि नहीं है तो लाइसेंसिंग प्राधिकरण कंडक्टर का लाइसेंस जारी करने से इनकार कर सकता है। तो यह क्या है योग्यता, क्या शिक्षात्मक योग्यता है, स्वास्थ्य योग्यता है, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वह आपका हो जाएगा शिक्षात्मक योग्यता। क्या हो जाएगा, शिक्षात्मक योग्यता के आधार पे कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है, मोटर वाहन अधिनियम की दूसरी अनुसूची के अनुसार स्थायी विकलांगता की स्थिति में न्यूनतम मुआवजे की राशि क्या है। मतलब अगर किसी कारण से स्थायी विकलांगता हो जाती है, परमानेंटली कोई अंग टूट जाता है शरीर का, तो ऐसी स्थिति में मुआवजे की राशि क्या है। तो ऐसी स्थिति में मुआवजे की राशि आपकी आ जाएगी 50,000 रुपये। कितनी आ जाएगी, 50,000 रुपये। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि यह धारा 1988 के अंतर्गत है। इसी के प्रकार हम अगर देखें तो 2018 से जो मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन हुआ था वहां पर इनकी राशियां बढ़ा दी गई। तो आपको दोनों चीज़ें याद रखना है,
एक तो धारा 1988 के अंतर्गत, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन आपको यही से बनेंगे। दूसरी धारा 2019 के अंतर्गत, कौन सी धारा 2019 में भी चेंजेस हुए, आगे हम वह भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया है दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल से नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करके आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है वहां पर क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। हमने आपको जैसा ही बताया था कि हम आपका पूरा जो सिलेबस है यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ साथ आपको यह पीडीएफ भी टेलीग्राम में मिल जाएगी। तीसरी चीज़, यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। यह सारा हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लासेस चला रहे हैं। तो आपको भी सपोर्ट करना है, आपको भी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। चलिए क्वेश्चनों की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, लाइसेंस प्राधिकरण को अयोग्य घोषित करने की शक्ति किस धारा के अंतर्गत प्रदान की गई है। लाइसेंस प्राधिकरण जो होता है, इसको लाइसेंस अयोग्य करने की शक्ति, क्या पूछा है इसमें कि घोषित करने की शक्ति किस धारा के अंतर्गत प्रदान की गई है। तो यह की गई है धारा 34 या धारा 34 के अंतर्गत प्रदान की गई है। तो ध्यान में रखिएगा, धारा 34 किससे संबंधित है। धारा 34 आपकी संबंधित है लाइसेंस प्राधिकरण को अयोग्य घोषित करने की शक्ति से। इससे लाइसेंस प्राधिकरण को अयोग्य घोषित करने की शक्ति से संबंधित है धारा 34 या धारा 34। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मोटर वाहन अधिनियम 1939 कब लागू हुआ। यह पुराना है मोटर वाहन अधिनियम और यह कब लागू हुआ था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आप गेस कर सकते हो। 1939 अधिनियम कब लागू हुआ होगा, 1939 में ही हुआ होगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि पंजीकरण मतलब कि रजिस्ट्रेशन रद्द करने का प्रावधान किसके अंतर्गत दिया गया है। तो रजिस्ट्रेशन को रद्द करने का प्रावधान दिया गया है धारा 55, धारा 55 के अंतर्गत। तो धारा 55 आपकी संबंधित है रजिस्ट्रेशन निरस्तीकरण से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। अभी हमने क्या देखा था, धारा 9 ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करने के संबंधित है। यहाँ हमको पूछा गया है कि लाइसेंस को नवीनीकृत करना है, तो इसके लिए कौन सी धारा होगी। तो इसके लिए धारा 15 कौन सी हो जाएगी, धारा 15 संबंधित आपके लाइसेंस के नवीनीकरण से, लाइसेंस के नवीनीकरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, मोटर वाहनों के राज्य रजिस्टरों का रखरखाव किसके अंतर्गत प्रदान किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका धारा 63। क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका धारा 63। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है, जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक चोट के कारण मोटर वाहन अधिनियम 1988 और श्रमिक मुआवजा अधिनियम 1923। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखिएगा, श्रमिक मुआवजा अधिनियम कौन सा है, 1923 है, के तहत मुआवजे का दावा किया जाता है। मुआवजे का हकदार व्यक्ति ऐसे मुआवजे का दावा कर सकता है जो, तो अब मुआवजा किस प्रकार का देखिए यहाँ पे, केवल मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत कर सकता है, या सेकेंड ऑप्शन है केवल कर्मकार मुआवजा अधिनियम 1923 के अंतर्गत कर सकता है, या इनमें से किसी भी अधिनियम के तहत कर सकता है, या दोनों अधिनियम के तहत कर सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा कि जो आपको मुआवजे के लिए करना है तो ये दोनों अधिनियम, मतलब कि मुआवजा अधिनियम, कर्मकार मुआवजा अधिनियम 1923 और मोटर वाहन अधिनियम 1988, इन दोनों के तहत कर सकता है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से किसी भी अधिनियम के तहत कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है, 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन नहीं चलाएगा। क्या यह सत्य है या असत्य है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। यहाँ क्या पूछा है, ध्यान से समझिएगा, 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति क्या कहीं पर भी वाहन को चला सकता है, कोई भी वाहन को चला सकता है। यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही मिलेगा कल, तो आज आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखते हैं कौन कौन है जो अच्छे से तैयारी कर रहा है। यहाँ पर आपके तैयारी के लेवल का भी पता लग जाएगा। क्वेश्चन सिंपल है, अधिकतर लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका,
इसमें आपसे पूछा गया है कि वर्ष से कम की आयु का कोई भी व्यक्ति कंडक्टर का लाइसेंस नहीं रखेगा या नहीं दिया जाएगा। कितने वर्ष से कम का व्यक्ति होना चाहिए वह? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है 18 वर्ष से कम। तो यहाँ पे क्या है हमारा कि 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति कंडक्टर का लाइसेंस नहीं रखेगा या उसको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 65। इसमें पूछा गया है अधिनियम के तहत मोटर वाहन के अस्थायी पंजीकरण की वैधता क्या है। यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है अस्थायी है, तो इसके पंजीकरण की वैधता क्या है? तो आप सभी जानते होंगे जब आप लर्निंग लाइसेंस बनवाते हो इसकी वैधता क्या होती है? 1 माह नवीनीकरण नहीं है, मतलब 1 माह तक लगभग आप इसको यूज कर सकते हो। तो आपका सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत वाहन स्वामी का क्या अर्थ होता है। मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत आप वाहन स्वामी किसे कहेंगे? क्या वह व्यक्ति जो वाहन खरीदने के लिए धन निवेश कर रहा है, या वह व्यक्ति जिसके पास वाहन का कानूनी कब्जा है, या पंजीकृत मालिक? तो देखिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा आपका पंजीकृत मालिक, मतलब जिसके नाम पर वाहन रजिस्टर्ड है वही वाहन का मालिक होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, ना ही पैसे देने वाला होगा ना ही कब्जा करने वाला होगा। कौन होगा? पंजीकृत मालिक जो होगा इसी को हम मोटर स्वामी या वाहन स्वामी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बने रजिस्टर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी प्रविष्टि अनिवार्य नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस में बने रजिस्टर के लिए पूछा है, तो क्या नहीं है? क्या लाइसेंस धारी का नाम और पता इसके लिए अनिवार्य नहीं है? लाइसेंस धारी का क्रमांक अनिवार्य नहीं है? लाइसेंस धारी की जन्मतिथि अनिवार्य नहीं है? या लाइसेंस जारी करने और नवीनीकरण करने की तारीख अनिवार्य नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा लाइसेंस धारी की जन्मतिथि। क्या आ जाएगा? लाइसेंस धारी की जन्मतिथि। यहाँ पर रजिस्टर की बात की गई है, रजिस्टर की बात की गई, ना कि आपके लाइसेंस की। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया है से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति वर्षों तक बिना गियर वाली मोटरसाइकिल चलाने के लिए लर्नर लाइसेंस चाहने वाले व्यक्ति की देखभाल करने वाले व्यक्ति की लिखित सहमति के बिना लर्नर लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा समझिए। अगर 18 साल से कम एज है तो उनके लिए नियम लागू होता है कि इनकी देखरेख जो करता है, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में वही कहा गया है कि 18 वर्षों तक बिना गियर वाली मोटरसाइकिल चलाने के लिए लर्नर लाइसेंस चाहने वाला व्यक्ति की देखभाल करने वाले व्यक्ति की लिखित सहमति के बिना लर्नर लाइसेंस प्रदान नहीं किया जाएगा। मान लीजिए कोई बालक या बालिका है, इनकी एज जो है 18 ईयर या इससे कम है, तो इनके जो मतलब कि गार्जियन कह सकते हो आप, माता पिता या और कोई इनकी देखभाल करने वाला, तो इनकी सहमति के बिना इनको लर्नर लाइसेंस भी प्रदान नहीं किया जाता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन थोड़े से घुमा के आपको पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, मोटर वाहन की आयु सीमा तय करने की शक्ति इसके अंतर्गत प्रदान की गई है। क्या पूछा गया है इसमें आपसे कि मोटर वाहन की आयु सीमा को तय करना है। अभी हमने देखा था तय कौन करता है? केंद्र सरकार करती है, लेकिन किस धारा के अंतर्गत करती है? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा धारा 59 के अंतर्गत। धारा 59 आपकी संबंधित है मोटर वाहन की जो एज है, मतलब कि कितने साल का ये वाहन है, कब इसकी जो वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी, इसको अगर कोई सुनिश्चित करता है तो वह है धारा 59। तो आप ध्यान में रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपको बनेगा ही बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 45 के तहत आदेश से व्यतीत व्यक्ति को निर्धारित प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करने के लिए कितना समय लगता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आ जाएगा आपका 30 दिन। कितना लगता है? 30 दिन का समय लगता है मोटर वाहन अधिनियम की धारा के तहत। कौन सी धारा? धारा 45 के तहत आदेश से व्यतीत व्यक्ति को निर्धारित प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करने में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 30 डेज या 30 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। साथ ही साथ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए
टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ जहां तक हो सके आपसे शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।